गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो उसके कुछ टॉपिक्स हमने सब टॉपिक्स किए थे। हमने देखा था पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। तो कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज में हमने देखा कि किस तरह से अब जो प्रोडक्शन है अंडर वन रूफ होने लगा। ठीक है, सारा कुछ जो है एक ही छत के नीचे होने लगा। प्रोसेसिंग होगी, वीविंग, डाइंग, सब कुछ। और उसके अलावा जो है सुपरविजन भी आ गया, मैनेजमेंट और सुपरविजन भी वर्कर्स का आ गया था। तो हम कहेंगे कि हमने एक डेजलिंग इम्पैक्ट देखा, मिल्स आ गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि फैक्ट्रीज जो है वो आ गई थी। फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री वर्ड है, जो मशीनी युग की एक शुरुआत हो गई थी। आज हमारा सब टॉपिक है, इसको मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करवा दिया ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर में कि हैंड लेबर जैसे मतलब हाथों से काम और स्टीम पावर मीन्स मशीन्स। ठीक है, तो अब जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उन्होंने हैंड लेबर को ही प्रेफर किया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर द हैंड लेबर ओवर द स्टीम पावर। ठीक है, तो हमने देखना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने हैंड लेबर को ही क्यों चुना। अब ये बात नहीं थी कि लेबर कम था, लेबर की कमी थी या लेबर जो है ज़्यादा था। इसके रीजंस हैं कि उन्होंने जो है हैंड लेबर को ही क्यों चॉइस मतलब अपनी पसंद बनाया। ठीक है, अब सबसे पहला उसमें हम देंगे कि लेबर बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे पता है आपको, आज भी अगर हम देखें तो हमारी लेबर जो है, काम करने वाली लेबर है, वो कहाँ से आती है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसी तरह से उन दिनों में भी जो है हमारे पास प्लेंटी ऑफ लेबर थी। ठीक है, और ये लेबर ऐसी थी, ये लोग काम करने को बिल्कुल तैयार थे। ठीक है, एट लो वेजेस। अब एक तरफ अगर हमें लेबर मिल रही है तो दूसरी तरफ अगर हमने मशीन्स को सेटअप करना है तो मशीन्स को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होती है? आपको पता है क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। मीन्स हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पैसा, मतलब पूंजी। हमें एक रास, हम कहेंगे पैसा लगाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। तो वो महंगा पड़ेगा हमें, वो महंगा पड़ेगा ना। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि हमें जो है लेबर जो है क्या मिल रही है? सस्ते में मिल रही है और चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज ने सोचा कि उन्होंने प्रेफर किस चीज़ को किया? हैंड लेबर को। समझ आई बच्चों आपको? ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ कि हैंड लेबर वर्सेस स्टीम पावर। ठीक है, कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है हैंड लेबर को ही प्रेफर क्यों किया था। तो पहला रीजन हो गया कि प्लेंटी ऑफ लेबर। दूसरा जो रीजन है वो है सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब जैसे उन दिनों में, जैसे आपकी बुक में है कि उन दिनों में जैसे जो कुछ काम ऐसे होते थे वो सीजनल काम थे, जैसे बुक बाइंडिंग हो गया, कैटरिंग का काम हो गया, डेकोरेशन होगी। खास करके जिन दिनों में क्रिसमस आती थी, ब्रिटिशर्स थे वो सारे फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन से, ये सारे काम क्या थे? सीजनल काम थे। ठीक है, अब इन कामों को करने के लिए जो है वर्कर्स ही प्रेफर किए जाते थे। तो इन कामों में तो मशीनरी जो है वो काम नहीं करेगी। हम कहें कि वो मशीन ये काम करेगी, ये तो नहीं होगा ये तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो है हैंड लेबर को ही प्रेफरेंस दी थी। तीसरा इसका रीजन था कि अब जो मशीन जो भी सामान प्रोड्यूस करेगी, मशीन से जब कोई सामान प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होगी, मतलब जो भी चीज मिलेगी, सपोज करो एक पेन बनाना है। ठीक है, पेन बनेगा व्हाइट कलर का, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा, सपोज कुछ भी लिखा होगा, समझ लो लिख लो ब्रिटेन लिखा होगा। तो उस बहुत सारे पेन जो मशीन में से बन के निकलेंगे वो सारे व्हाइट कलर के ही होंगे, उनके सबके ऊपर ब्रिटेन लिखा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो उन दिनों में मतलब एक हम कहेंगे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सामान में। और कौन सी चीज गायब होगी? यूनिकनेस नहीं होगी। क्या होगी? यूनिकनेस नहीं होगी। जो हाथ से जो चीज बनती है वो क्या होती है? बिल्कुल यूनिक होती है। ठीक है, और बड़े ध्यान से बनाई जाती है।
ठीक है। अब जैसे उन दिनों में जैसे बुक में लिखा हुआ कि 500 तरह के एक्सेस और हैमर्स जो है वो बनते थे, ठीक है ना। अब यही हैमर्स जो है अगर एक मशीन बनाएगी तो वो तो एक ही टाइप के यूनिफॉर्मिटी लाएगी, उसमें एक ही तरह के हैमर्स बनेंगे, एक ही तरह की एक्सेस बनेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वो बनती थी। उसके अलावा जो एरिस्टोक्रेट जो लोग थे, ठीक है, बॉर्जिस जो लोग थे, तो वो लोग जो बड़ी ही हम कहेंगे अपने लाइफ जो है बड़ी लग्जूरियस लाइफ बिताते थे, जो राजा लोग थे, तो वो लोग नहीं पसंद करते थे, उनका माइंड सेटअप ही ऐसा था कि वो लोग नहीं पसंद करते कि जो चीज़ हमने पहनी है वो मतलब कोई एक आम आदमी जो है वो सिटीजन वहाँ का पहने, तो वो चाहते तो हमारी चीज़ जो है वो थोड़ी हटके हो। और वो हटके चीज़ कैसी होगी, जब हाथ से बनी होगी, उसमें ज़्यादा रिफाइंड होगी, उसमें रिफाइनमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो मेरा जो उनको होता था कि जो हमारा जो प्रोडक्ट हो वो सिंगल प्रोडक्ट हो, बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है ना। तो पर मशीनरी तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, तो उन लोगों में ने इस चीज़ को प्रेफर किया। तो ये इस तरह से रीजंस थे कि क्यों हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जो है हैंड लेबर के ऊपर मतलब ज़्यादा स्ट्रेस दिया, उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया एज कम्पेयर टू स्टीम पावर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया और आपको समझ भी आ गई कि वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर देन द स्टीम पावर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा सब टॉपिक खत्म हो जाता है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। उसमें से जो क्वेश्चन जो निकल सकता था, जो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, वो एक ही क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया। अब हमारा अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, कि एक कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया वो किस तरह का था, वो किस तरह का। अब आपको पता है कि हम इस टॉपिक को देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब इंडिया आपको पता है कि कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। अब हम इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की शुरू से ही फेमस रही है, ठीक है। तो मशीन बिफोर द मशीन्स इंडस्ट्रीज, इंडिया जो है क्या करता था, मशीनी हम कहेंगे फैक्ट्रीज मिल्स वगैरह सेटअप होने से पहले जो हैंडमेड चीज़ें होती थी इंडिया की, वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पहले जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए उसमें मैंने बताया था प्रोडक्शन पहले भी होता था, पर प्रोडक्शन कैसे होता था, हाथों से होता था, स्मॉल स्केल पे होता था, टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने आपको याद करो, आपको बोला था जो चीज़ जो है 4 दिनों में आज बनती है वो उन दिनों में हो सकता 45 डेज में बने, पर वो बिल्कुल यूनिक बनती थी, बड़ी रिफाइंड बनती थी, बड़ी ध्यान से बनाई जाती थी। तो हम कहेंगे कि पहले जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन हैंडमेड गुड्स जो थी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी। क्या थी? उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब ये जो था मतलब क्वालिटी जो है उनकी बहुत अच्छी थी। हम कहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब ये जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में ये कैसे होता था, मतलब कैसे होता था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में कैसे आया। अब जैसे इंटरनेशनल जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो क्या करते थे, छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, तो मतलब इनसे जो प्रोडक्ट्स लेते थे, ये मैंने आपको जैसे पहले टॉपिक से याद करो, मैंने उसको आपको क्लियर किया है कि वो क्या करते थे, जो टाउन के मर्चेंट्स होते थे उनको बोलते थे कि आपने हमें क्या करना है, कंट्री साइड में जो अपने पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनसे हमें सामान लेके देना है, ठीक है ना। सो वो क्या करते थे कि इंडिया का जो हैंडमेड गुड्स थी तो वो जो है उनकी डिमांड थी वर्ल्ड वाइड में, तो वो क्या करते थे, सामान मतलब इंडिया से लेके और प्रॉफिट अर्न करते थे, ठीक है ना। अब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे पहले जो है रॉ कॉटन जो होता था, ये हमारे ये अपने जो कंट्रीज हैं, ये अरब कंट्रीज हैं, तो इंडिया से रॉ कॉटन जो है ऊंट के ऊपर भेजा जाता था, ठीक है। और उसके अलावा सी ट्रेड होता था। सी ट्रेड जो था, जो पोर्ट्स थे, पोर्ट्स के थ्रू होता था। और हमारे
क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के आने से पहले कुछ पोर्ट्स थे वो बड़े मशहूर थे, वो इंडियन मर्चेंट्स ने बनाए हुए थे, इंडियन ट्रेडर्स ने बनाए हुए थे। वो इंडिया की हाथ की बनी हुई चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। बेशक बीच में जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, पर उनको काम करने वाले हमारे आर्टिशंस थे, ठीक है ना, उनसे सामान लेके वो वहाँ बेचते थे। तो जो पोर्ट्स थे उन दिनों में जो बड़े फेमस पोर्ट्स थे वो थे जैसे सूरत का पोर्ट था, हुगली पोर्ट था वेस्ट बंगाल में, फिर कोरोमंडल पोर्ट था, ये बड़े फेमस होते थे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मशीन्स आने से पहले इस तरह से ट्रेड मतलब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मतलब कॉलोनीज में, इंडिया जो एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की जो बनी बाद में, तो वहाँ पर जो ट्रेड होता था वो इस तरह से इन पोर्ट्स के थ्रू होता था। अब आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए यूरोपियन कंपनीज आई, यूरोपियन कंपनीज को परमिशन किन्होंने दी थी? ब्रिटेन ने दी थी। तो हम उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो मतलब कि उनसे एक तरह से हम मोनोपोली लिखवा के लाई थी कि हमें जो है ट्रेड करने के लिए इंडिया में, हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे, तो और उनको एक तरह से इंडिया में आके मोनोपोली मिल गई थी, ठीक है। सो अब जैसे ये यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आई तो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को कि भाई हमने ट्रेड करना है इंडिया से। तो जब वो आई यहाँ पर, आपको पता हमारे इंडिया में राजाओं का सिस्टम था, एक स्टेट का अलग राजा, दूसरी स्टेट का अलग राजा। तो उन्होंने यहाँ पर आके क्या किया, लोकल कोर्ट्स से स्पेशल कंसेशंस लिए, लोकल कोर्ट से क्या लिए, राजा लोगों से स्पेशल कंसेशंस लिए कि हमें जो है क्या किया जाए, मोनोपोली दी जाए ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो मोनोपोली ले ली उन्होंने ट्रेड करने के लिए, उन्होंने फिर अपने नए जो है सेटअप किए, पोर्ट सेटअप किए, ठीक है। उन्होंने ये जो पुराने पोर्ट्स थे फिर वो एक तरह से ख़त्म होने की लाइन पे आ गए थे, उन्होंने नए पोर्ट्स बनाए। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, बॉम्बे पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, ये हमारे नए पोर्ट्स थे। और इस तरह से जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे जो हम कहेंगे कि, और वो आगे प्रॉफिट देते, लोन्स वगैरह लेते थे, बैंकर्स से लेते थे लोन वगैरह, तो वो सारा सिस्टम जो है उसको सेट बैक लगा। जब इनको मोनोपोली मिल गई, उनको स्पेशल कंसेशंस मिले लोकल कोर्ट से, जो राजा लोग थे उन्होंने उनको स्पेशल कंसेशंस दी। तो इस तरह से नए पोर्ट्स के आने से जो था ये जो कॉलोनियल पावर थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई थी, वो अब स्ट्रांग हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और ट्रेड का जो फेस था वो चेंज हो गया था। हम कहेंगे फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स टू यूरोपियन ट्रेडर्स हो गया था, फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स टू यूरोपियन ट्रेडर्स। और जो पुराना नेटवर्क था ट्रेड का वो ख़त्म हो गया था। पुराने पोर्ट्स जो थे वो हम कहेंगे वो क्या हो गए थे, डिके हो गए थे। और जो नया नेटवर्क था वो आया था, पुराना नेटवर्क जो था ट्रेड का वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और जो इंडियन वीवर्स थे, जो काम करने वाले जो थे इंडियन वीवर्स जो थे, तो उनकी पोजीशन भी जो है थोड़ी डिफरेंट जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडियन वीवर्स तो मशहूर ही रहे हैं। हमारे इंडिया के वीवर्स किस लिए मशहूर है? हैंडमेड गुड्स की, अपनी फाइन क्वालिटी गुड्स के लिए। और हमारा इंडिया जो है टेक्सटाइल में बहुत ही, ये नहीं कि कॉटन टेक्सटाइल का मतलब क्या हो गया कि कपड़ा हाँ तरह तरह का बनता था, सूती कपड़ा, कॉटन बनती थी, कपास अपना जूट बनती थी, सिल्क था। तो इंडियन टेक्सटाइल जो है बड़ा ही मशहूर रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारे जो वीवर्स थे, इंडियन वीवर्स जो थे, तो उनका जो हाथ की जो कला थी वो बहुत ही कहेंगे फेमस रही है। तो आज हम यही दो टॉपिक्स जो है हमने कर लिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में किस तरह से आया। कॉलोनी, इंडिया एक कॉलोनी थी, किस तरह से हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके जो है इंडिया में आके किस तरह से स्पेशल कंसेशंस उन्होंने गेन किए, लोकल कोर्ट्स थे, और जो है यहाँ पर अपनी मोनोपोली बना ली ट्रेड के लिए कि हम यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, ठीक है ना। तो उनको कंसेशंस भी दी गई। अब कोई आके कहे कि हमने इंडिया से व्यापार करना है किसी राजा को या किसी कंट्री को, तो मेरे ख्याल से कोई भी मना नहीं करता। पर बाद में वो लोग जो है धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी टैक्टफुल चीजें अपनाई और फिर बाद में उन्होंने कितनी देर तक जो है राज किया इंडिया के ऊपर,
ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक भी हमारा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि हम देखेंगे कि जो इंडियन वीवर्स हैं उनकी क्या कंडीशन थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।